तो देखिए यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, एक है यूजीसी, एक है नेट, एक है एनटीए, नेट, स्लेट। तो ये क्या क्या है एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, आई होप आपको पता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, ये एक हायर एजुकेशन यानी हायर इंस्टीट्यूशन को थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में काम कराने के लिए है ये बॉडी। उसी के एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जैसे नेट, स्लेट, नीट इसको कंडक्ट कराता है। कौन कराता है? एनटीए। अब हमारे केसेस में हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो है नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसी के साथ एक टर्म आपने सुना होगा सेट, जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में अंतर क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे और डिटेलिंग में बात करेंगे। अभी के लिए मैं बोलता हूँ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एक ऐसा एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया में ग्रांटेड है। लेकिन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे नाम से पता हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ रिलेटेड है। यानी अगर आप असम से दे रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्लेट या सेट दे रहे हैं, तो वो बिहार या वेस्ट बंगाल से काम का नहीं होगा। लेकिन अगर नेट पास का सर्टिफिकेट है तो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी आप उस सर्टिफिकेट के ऊपर पे जो भी फैसिलिटीज मिलता है वो मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन मैं इसी रिगार्डिंग में पूछ लेता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो असम से हैं? अगर आप असम से हैं तो 1, अगर आप असम से बाहर से हैं तो 2। आप में से अगर कितने लोग असम से हैं और असम से बाहर के हैं? अगर असम से है तो 1 और अगर असम से बाहर के है तो 2। ओके, थैंक यू। अभी फिर तो फिर हम लोगों ने ऊपर ऊपर से यूजीसी, एनटीए, नेट एंड स्लेट या सेट के बारे में बात किया। अभी हम लोग उसके नीचे जा रहे हैं आगे, और क्या दिखते हैं। तो जैसे पता है आपको, नेट एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जो एक ईयर में कितना बार हो रहा है? एक ईयर में 2 बार हो रहा है। अगर हम देखेंगे, एक हो रहा है लगभग लगभग जून के आसपास और दूसरा है दिसंबर के आसपास। कभी कभी ये थोड़ा बहुत डिले हो जाता है तो उस हिसाब से चेंजेस होता है। तो एग्जाम एक ईयर में 2 बार हो रहा है। एग्जाम के लिए फीस कितना है और रिजर्वेशन कैटेगरीज में कितना है? अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा बहुत ज्यादा एक कंसाइज वे में ये नॉलेज के लिए मैंने ये दिया है इतना। हालांकि इसके रिगार्डिंग एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी वीडियो है। जनरल है तो सबसे ज्यादा आपको पे करना है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के सर्टिफिकेट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कम, और अगर आप एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी से है तो सबसे कम है। उसी के रिगार्डिंग अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी है ये इसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आता है। यानी अगर पीडब्ल्यूडी एससी में है तो उसके कैटेगरी में आएगा, अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है तो उसके कैटेगरी में आएगा। तो फीस स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन का एक ऊपर ऊपर से आइडिया हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देख रहे हैं एलिजिबिलिटी। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग 2 चीज देखेंगे। एक तो है आप मास्टर्स कर रहे हैं और एक है आपने कंप्लीटेड कर लिया। तो आप में से ऐसा कितने लोग हैं जो अभी पीजी में है और ऐसा कितना है जो कंप्लीट हो गया? अगर आपने पीजी में है तो 1 और अगर आपको कंप्लीट हो गया तो 2। अगर आप पीजी में है तो 1 और अगर आपको कंप्लीट हो गया तो 2। आप रिस्पॉन्स करिए, मैं आगे इसमें बात करता हूँ। देखिए, अगर आप एमए एमएससी किया है तो आपको एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ 55% और 50%, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 50% और जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। लेकिन वो राउंडिंग नहीं होना चाहिए। राउंडिंग मतलब सॉरी, अगर आपके पास 54.9% है, ये नहीं होगा। आपको 55.1% ही चाहिए। 55% यानी 55.0 होने से भी होगा, लेकिन आपको विदाउट राउंडिंग में 55% होना चाहिए। यानी जो भी लोग अभी पीजी में है उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि आप इसको देखिए 55% अगर आप जनरल से है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी और कैटेगरी से है तो आपके लिए 50% मार्क्स लाना ही होगा विदाउट राउंडिंग। अच्छा, अगर आप पीजी में है और सेकेंड ईयर में है तो इसके लिए आपके पास, अगर मान लेता हूं मैं आप सेकेंड ईयर में है और साथ ही साथ आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है,
नेट का सर्टिफिकेट है, जीआरएफ का सर्टिफिकेट है, या फिर पीएचडी आपने क्रैक कर लिया, उस केसेस में अगर आप सेकेंड ईयर में है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको नेट और जीआरएफ का जो सर्टिफिकेट है उसको काम पे लगाना है, नहीं तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। और अगर आप पीएचडी में एलिजिबल हुआ है तो आपको 1 साल के अंदर मास्टर्स कंप्लीट करना है और ये पीएचडी जो वैलिडिटी है, जो सर्टिफिकेट है, उसको काम पे लगाना है। आई होप आपके यहाँ से कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज से नहीं है। एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाला हिस्सा और आगे लेके मैं नहीं जा रहा हूं। तो आपको पता हो गया कि आप अगर पीजी हो गया तो आप एलिजिबल है, लेकिन उसके लिए आपको कितना मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप पीजी में है तो आप सेकेंड ईयर में है तो उस केसेस में आपको क्या क्या डिफरेंस है अगर आपने देख लिया। अभी क्वेश्चन पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर है और सेकेंड पेपर है। अगर हम लोग नेट की बात करेंगे तो एक है फर्स्ट पेपर जो कि है कॉमन, और सेकेंड पेपर जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके है। तो इसमें क्या अंतर है? फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड पेपर के लिए आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क है, तो उस हिसाब से फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स और सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स, कुल मिला के टोटल होता है 300 मार्क्स। आपका नेट का सिलेक्शन, जेआरएफ का सिलेक्शन, पीएचडी का सिलेक्शन कुछ भी हो, ये 300 मार्क्स के ऊपर बेस करके होगा। यानी यहाँ पे जब मार्क्स आएगा तब फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों का ही इक्वल वैल्यू है। हालांकि फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन कम है तो वेटेज कम है, सेकेंड पेपर में क्वेश्चन ज्यादा है तो वेटेज थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, एनटीए ने बोला है ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, लेकिन ये नहीं बोला है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। फिलहाल ऑनलाइन हो रहा है, वो चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि उसने बोला ओएमआर बेस्ड, ना कि बोला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके, अभी का नेट का जो कैटेगरीज है उस हिसाब से 3 कैटेगरी आता है, एक है पीएचडी, एक है नेट, एक है जीआरएफ। हम लोग आगे उसको और डिटेलिंग में देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि टोटल कुल मिला के 300 मार्क्स है और 150 क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? इसके लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स। 3 आवर्स यानी 180 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितना? 150। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को हर आधा घंटा में 25 क्वेश्चन करना है, या फिर हर 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करना है। तो रेशियो आपको पता होना चाहिए 5:6, यानी हर 6 मिनट में आपके पास 5 क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, एक केसेस में कभी कभी होता है कि एनटीए ने कुछ आंसर गलत दे दिया, ये गलत के केसेस में आपको मार्क्स मिलेगा कि नहीं? अगर एनटीए ने क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दे दिया, यानी ए बी सी डी जो भी ऑप्शन दिया है उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इस केसेस में अगर आपने क्वेश्चन को अटेंड किया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ए बी सी डी अगर कोई भी आंसर नहीं है तो इस केसेस में आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया, यानी क्वेश्चन आपने अटेंड किया, आपका आंसर हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केसेस है कि एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 2 ऑप्शन सही हो रहा है, होना चाहिए 1 लेकिन हो रहा है 2, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन गलत ही है। इस केसेस में क्या होगा? जो 2 ऑप्शन सही है, अगर आपने उस 2 ऑप्शन से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया, यानी मान लेता हूं मैं ए बी सी डी में ए एंड बी करेक्ट है, दोनों के दोनों ही करेक्ट है, तो आपने आइदर ए सिलेक्ट किया या फिर बी सिलेक्ट किया, उस केसेस में आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने सी और डी में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्किंग के कैपेसिटी में अगर एनटीए का गलती है तो आपको पता लग गया कि अगर जो भी ऑप्शन दिया है कोई भी अगर सही नहीं हुआ तो आपने आंसर किया, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन सही हो गया तो उसमें से जो 2 ऑप्शन सही है उसी को आंसर करना है, तभी मार्क्स मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आपने अगर चूज किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर मीडियम का बात करेंगे तो एग्जाम 2 मीडियम में ज्यादातर केसेस में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। और इसमें से अगर हिंदी और इंग्लिश में से कोई एम्बिग्विटी हो जाए, यानी ट्रांसलेशन जब किया इंग्लिश से हिंदी में कुछ मान लेता हूं कुछ गलती हो गया, उस केसेस में कौन सा करेक्ट माना जाएगा? उस केसेस में इंग्लिश वाला जो है उसको करेक्ट माना जाएगा। तो अगर एम्बिग्विटी हुआ तो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। लेकिन एक्सेप्शन है कि लैंग्वेज पेपर, जैसे असमीज है, जैसे हिंदी है, तो ये लैंग्वेज पेपर है। हालांकि हिंदी तो है ही, यहाँ पे मान लेता हूं मैं बंगाली है, तो ये जो है इसके लिए उसी सब्जेक्ट का उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है। लेकिन बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए आइदर हिंदी और इंग्लिश में आएगा, और हिंदी और इंग्लिश में से अगर कोई एम्बिग्विटी हुआ तो इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अभी क्वेश्चन
रिलीज हुआ है आंसर की, साथ ही साथ कुछ कुछ बच्चे चैलेंज करता है। आपने जो आंसर किया है, अगर आपको लग रहा है कि आपने सही तरीके से वो जो आंसर एनटीए ने प्रोवाइड किया वो सही नहीं है, तो आप आंसर को चैलेंज करते हैं। उसके लिए क्या क्या सिनेरियो है? पहले तो है उन लोगों ने प्रोविजनल आंसर की आपको देगा, साथ ही साथ आपने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया उसका भी एक कॉपी आपको देगा। उसके बाद आपने चेक किया, आपको लगा कि आंसर सही नहीं है, उस केसेस में आप क्या करेंगे? चैलेंज करेंगे एनटीए को। उसमें क्या होगा? उसमें 200 पर क्वेश्चन के रेट में आंसर चैलेंज करने के लिए लगता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी क्वेश्चन आपका सही हो गलत हो जो भी हो, आपको पैसा नहीं बैक लौटाया जाएगा। तो 200 पर क्वेश्चन के लिए लगता है। उसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे रिजल्ट। ये रिजल्ट अभी तो प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की के बाद बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे। चैलेंज के बाद उन लोगों ने जो डिसीजन लेगा उसके हिसाब से फाइनल आंसर की कंपाइल होता है, और उसके बाद आपका एक्चुअल रिजल्ट रहेगा कि आपको कितना मार्क्स मिला है। लेकिन जब ये एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके टाइम आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, यानी एनटीए ने जो प्रोवाइड किया वो सही नहीं है, तो आप अभी चैलेंज कर लीजिए। एक बार अगर आंसर की फाइनल आंसर की आ जाए तो उसके बाद ये चैलेंज का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो रिजल्ट से पहले आपका जो अटेम्प्ट दिया उसका पेपर वो लोग शो करेंगे, जैसे यहाँ पे था। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6% कैंडिडेट को जो दोनों पेपर का दिया है उसके साथ साथ 40% मार्क्स आना चाहिए नेट के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास कम से कम 40% मार्क्स आना चाहिए। साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन और भी देगा, टॉप 6% जिसमें आया है वो दोनों को मिला के टॉप 6% को ये लोग नेट में एलिजिबल मानते हैं। इसका मतलब क्या है? टॉप 6% साथ ही साथ 40%, यानी टॉप 6% यानी जितना लोगों ने एग्जाम दिया उसमें जो टॉप 6% हुआ है वो एलिजिबल हुआ फर्स्ट राउंड। साथ ही साथ वो जो एलिजिबल हुआ उसको कम से कम 40% मार्क्स लाना ही होगा। अगर ऐसा है कि 40% मार्क्स नहीं आया, टॉप 6% तो आ गया लेकिन 40% मार्क्स नहीं है, तो वो नेट के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन इतना टफ है, इतना ज़्यादा कंपटीशन का माहौल ही है कि टॉप 6% तो आसानी से 40% ओवर हो जाता है। ओके, उसके साथ साथ कैटेगरी 1 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कैटेगरी 2 यानी नेट, कैटेगरी 1 यानी जेआरएफ। हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जेआरएफ के लिए 1%, टॉप 1% को जेआरएफ दिया जाता है। जैसे टॉप 6% को नेट दिया जाता है, वैसे ही टॉप 1% को जेआरएफ जाता है। यानी आप अगर 100 लोग दे रहा है तो किसी एक को मिलेगा जेआरएफ, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 होगा नेट पास। आपको वहां पे देखेगा अगर रिजल्ट है किसी के पास, तो ये जो फास्ट है ना, इसके लिखा रहता है ये नेशनल एलिजिबिलिटी नेट, यानी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ। यानी फास्ट वाला जो होगा वो नेट प्लस जेआरएफ होगा, और 2 to 5 6 जो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ नेट होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है बेसिक क्वेश्चन नेट के रिगार्डिंग? आई होप बहुत सारा वीडियो शायद आपने देखा है या फिर आपने सुना है। एक कंसाइज वे में इसका क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, इसके बारे में बात बहुत कम होता है। तो अगर स्टार्टिंग से पहले आपको एक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? यस, और अगर कहीं पे रिपीट करना है तो नो। हालांकि बहुत आसान सा है, अभी तक कुछ ऐसे अंदर नहीं गए हम लोग। तो ये न्यू कैटेगराइजेशन के मामले में मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जैसे पहले 2 कैटेगरी था, एक था नेट और एक था जेआरएफ। अभी आ गया 3 कैटेगरी, एक नेट जेआरएफ और एक आया है पीएचडी कैटेगरी। इन तीनों का अंतर क्या है? इन तीनों का अंतर है कि अगर आपके पास पीएचडी कैटेगरी में आप एलिजिबल हुआ है तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। लेकिन आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है ये वैलिडिटी है, हम लोग वैलिडिटी नीचे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो अगर आपके पास पीएचडी कैटेगरी में आप एलिजिबल हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने नेट कैटेगरी में एलिजिबल हुआ है तो आप पीएचडी के में एनरोल हो सकता है। साथ ही साथ अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिटन टेस्ट है वो आपने क्रैक कर लिया। अगर पीएचडी हुआ तो सिर्फ पीएचडी, लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। और अगर आपके पास जेआरएफ है यानी कैटेगरी 1 है तो आप ये दोनों तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको
एक अमाउंट मिलेगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी आगे आपको रिसर्च करने के लिए एक फेलोशिप अमाउंट दिखता है। कितना अमाउंट हम लोग नीचे देखेंगे ताकि आपका मोटिवेशन और अच्छी तरीके से बना रहे। ये हो गया एनटीए आपको क्या दे रहा है, 3 कैटेगरी में क्या अंतर है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल इन जनरल पीएचडी में एनरोल होना चाहेंगे, क्योंकि आपने ज्यादातर लोग अभी जो नेट में है वो पीएचडी में एनरोल होना चाहेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या है, देखिए पीएचडी के लिए 2 चीजें हैं, एक है रिटन टेस्ट, दूसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू इंस्टीट्यूशन का पर्सनल होता है। रिटन टेस्ट में कई सारा कैटेगरी है, नेट जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल इंडिया लेवल का, स्लेट जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक है रेट जैसे रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो रेट है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का होता है, लेकिन करंट सिनेरियो में एनटीए ने जो बोला है उसने नेट को ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए बोला है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट टेस्ट के जगह। हालांकि नेट, स्लेट और रेट, अगर आपके पास नेट सर्टिफिकेट है तो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में आपने रिटन टेस्ट क्रैक कर लिया। अगर आपके पास सेट है तो ये पर्टिकुलर एक स्टेट में लागू है। इन दोनों में एक अंतर, अच्छा कभी कभी लोगों को सोचता है कि क्योंकि ये सेट है यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो पर्टिकुलर उस स्टेट में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें लागू नहीं होता है। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सेट का सर्टिफिकेट है तो जो स्टेट का सेट का सर्टिफिकेट है उस स्टेट का, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए आप लागू है। और रेट का जो मामला है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैरी करता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि रेट आपको अगर मिल गया मान लेता हूं आपने जीयू रेट क्रैक किया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का रेट आपने क्रैक कर लिया, सॉरी जीयू रेट में यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर एक ईयर में आपने रेट दिया, मान लेता हूँ मैं अभी 2025 का आपने रेट दिया, तो ये जो 2025 का रेट दिया इसका वैलिडिटी यहीं पे खत्म। यानी ये जो रेट का सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपने क्रैक किया, इसके बेसिस पे आप 2026 में एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ जीयू डेट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, अपने कॉटन के लिए एलिजिबल नहीं है, अपने भट्टदेव के लिए एलिजिबल नहीं है। तो रेट का मामला है जो इंस्टीट्यूशन है उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का और उसी पर्टिकुलर ईयर का। ये जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ये दोनों को मिला के पीएचडी का एडमिशन का प्रोसीड्यूर होता है। ज्यादातर केसेस में नेट का जो सर्टिफिकेट है उसी को वैलिड माना जाता है और अलग से एग्जाम कंडक्ट उतना नहीं होता है। हालांकि वो कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, यानी नेट और पीएचडी कैटेगरी है, तो आप एंट्रेंस टेस्ट किसी बार वो लोग अपने आप में कंडक्ट कराते हैं। हालांकि जेआरएफ अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में नेट पास होने से ही नहीं देना पड़ता है, लेकिन जेआरएफ होने से और भी। ओके, अभी हम लोगों ने देख लिया कि नेट उसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जेआरएफ हम लोगों ने देख लिया जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है। क्या आपको पता है इसी नेट के ऊपर बेस करके और भी कई सारा फेलोशिप है, यानी ये जो एग्जाम आप दे रहे हैं नेट, आपने सिर्फ और जेआरएफ का नाम सुना है, इसी एग्जाम के ऊपर बेस करके और भी बहुत सारा फेलोशिप है। यानी उस एग्जाम में आपने कैसा सबसे अपर वाला जो स्लैब है वो जेआरएफ है। अगर आपने जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी दूसरे जो फेलोशिप है उसके रिगार्डिंग आप एलिजिबल है। क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता है? अगर पता है तो 1, अगर नहीं पता है तो 2, क्योंकि फेलोशिप के लिए ही हम लोग ज्यादातर मेहनत करते हैं। अगर हम लोग पीएचडी करना चाहेंगे तो फेलोशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको जेआरएफ के बारे में पता है तो ठीक है, जेआरएफ को छोड़ के और दूसरे फेलोशिप के बारे में पता है तो ये 1, और अगर नहीं पता है तो 2, ताकि उस हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सभी को फेलोशिप चाहिए। ओके ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए मान लेता हूं मैं यहाँ पे 60% है, कितना है 60%। मैं मान लेता हूं जेआरएफ यहाँ पे है 68% जनरल के लिए। तो अगर 68% जनरल के लिए होगा तो एससी के लिए पहले स्लैब आएगा ओबीसी, फिर आएगा एससी, फिर आएगा एसटी। तो मैं 2% के हिसाब से कम करके मानता हूं 68% से जनरल है, एससी के लिए है मान लेता हूं 66%, एसटी के लिए है मैं मान लेता हूं सॉरी सबसे पहला स्लैब तो ओबीसी का आएगा। मैं मान लेता हूं ओबीसी के लिए 66%, एससी के लिए ये है 64% और एसटी के लिए ये है 62%। ठीक है, ये जनरल के लिए मैं मान लेता हूं 60%, नेट और जीआरएफ के लिए उसको चाहिए 68%। अगर आप ओबीसी है तो आपको अगर 66% है तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। लेकिन
एक फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, NFOBC इसको बोलते हैं, NFOBC। अगर आपका पास JRF 66% में है तो इसको 1-2% और नीचे आता है। तो ये वाला जो स्लैब है यहाँ पे, मान लेता हूँ मैं 1% नीचे आया अभी के लिए, तो ये 65 आ गया। अगर आपके पास 66 है तो आप JRF हो गए। अगर आपके पास 65 है तो आपका पास जो फेलोशिप मिलेगा वो क्या मिलेगा, NFOBC। ऐसे ही अगर 64% में आपके पास है, अगर आप SC है तो आपको क्या मिलेगा, JRF। उसी हिसाब से मैं मान लेता हूँ और 1% कम, क्योंकि ये ईयर टू ईयर वेरी करता है। मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, ये 63, तो अगर आपके पास 63 से 64 के बीच में है तो आपको मिलेगा NFSC। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 62 भी हो सकता है, यहाँ पे जो 65 लिया ये 63 भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपके पास ST अगर आप है तो 62% में आपको JRF मिलेगा। लेकिन अगर मान लेता हूं मैं और 1-2% नीचे आ गया तो 61% मान लेता हूं मैं, तो 61% में भी आपको एक फेलोशिप मिलेगा जो होगा NFST। अब JRF के साथ इन लोगों का अंतर क्या है, NFSC NFOBC, इसका अंतर क्या है? देखिए JRF जो है ये कौन देता है, ये MHRD देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, जैसे ये ट्राइबल मिनिस्ट्री है, यहाँ पे OBC का अलग है, SC का अलग है। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कौन दे रहा है। इसके साथ अमाउंट का क्या अंतर है, अमाउंट सेम टू सेम है। यानी अगर आपके पास नेट है तो भी जो मिलेगा NFSC NFOBC NFST जो भी है उसके लिए सेम अमाउंट मिलेगा, अमाउंट में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है, अंतर है कब देगा, टाइम में अंतर है। जैसे JRF है ये पूरा का पूरा मंथली आ जाता है, यानी हर मंथली लगभग लगभग आपको मिल जाएगा। ये NFST NFOBC NFSC में कभी कभी देर होता है, 2-3-4 महीने का कभी कभी देर होता है। हालांकि ऐसे जरूरी नहीं, वो भी मंथली आ सकता है, लेकिन 2-3 महीने का देर होगा। और जब देर होगा, अगर 2 महीने लेट हुआ तो 2 महीने एक साथ देगा, अगर 3 महीना हो गया तो 3x, यानी 3 महीने का एक ही साथ देगा। पैसा आपको गायब नहीं होगा, पैसा मिलेगा, लेकिन इंटरवल थोड़ा लेट हो सकता है। आई होप ये आपको पता लगा, ये आपको अच्छा लगा। शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ST SC OBC में है। अगर आपके पास JRF नहीं है, JRF से थोड़ा बहुत भी आपका मार्क्स कम है, तो आपका लिए ये चांसेस है कि ये फेलोशिप मिलेगा। हालांकि ये फेलोशिप वो लोग खुद आपके लिए एक लिस्ट बना के देगा, इसमें आप नहीं कर सकते। जैसे JRF के लिए भी वो लोग ही लिस्ट देते हैं, लेकिन आपके पास मार्क्स होने के बाद अब पता चल जाता है। लेकिन NFSC NFST NFOBC के लिए वैसे ही वो लोग भी अपने आप में एक लिस्ट निकालता है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका उस लिस्ट में नाम आया है तो आप एलिजिबल है, पैसा सेम टू सेम मिलेगा। हालांकि फ्रीक्वेंसी में कुछ अदल बदल हो सकता है। ओके, अगर हम लोग नेट दे रहे हैं तो नेट के बाद हम लोगों को क्या क्या, कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया, हाँ, 2 चीजें होता है, एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों है, दूसरा है PhD के लिए एलिजिबल है। लेकिन हम लोगों को 3 कैटेगरी देख लिया, एक है JRF, दूसरा है नेट, और तीसरा है PhD वाला कैटेगरी। तो इसका सर्टिफिकेट तो वैलिडिटी क्या है वो आगे देखेंगे। लेकिन PhD के लिए आपने एलिजिबल के लिए कोई डेट है क्या, नहीं। PhD इन तीनों के बेसिस पे ऊपर बेस करके आप PhD कर सकते हैं। PhD के लिए आपका कोई भी अपर लिमिट एज नहीं है, यानी अगर आप 30 ईयर्स में है तब भी PhD के लिए कर सकते हैं, अगर आप 40 ईयर्स में है तब भी कर सकते हैं, अगर आप 50 ईयर्स में है तब भी कर सकता है। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो उसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी 30 ईयर्स में अगर आपने नेट क्रैक कर लिया उसके बाद भी आप एलिजिबल, 40 ईयर्स में अगर नेट क्रैक कर लिया उसके बाद भी एलिजिबल, 50 ईयर्स में नेट क्रैक कर लिया उसके बाद भी एलिजिबल। लेकिन JRF के लिए आपके पास 30 ईयर्स है। कितना ईयर्स, 30 ईयर्स। ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो ये 35 ईयर्स। और जो आर्म फोर्सेस से आता है उसके लिए एक्सेप्शनल रूल्स है, तो उसमें हम नहीं जा रहे। तो अगर आप जनरल से है तो आपको 30 ईयर्स तक JRF मिल सकता है, उसी के अंदर आपको JRF क्रैक कर लेना चाहिए। अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको 35 ईयर्स के अंदर कर लेना चाहिए। कोई कोई एग्जाम है जिसमें आपको अटेम्प्ट भी काउंट होता है। इसमें जैसे एज लिमिट बोल दिया, कभी कभी होता है कि आपको 4 अटेम्प्ट मिलेगा, आपको 6 अटेम्प्ट मिलेगा, आपको 8 अटेम्प्ट मिलेगा। इसमें अटेम्प्ट नहीं बोला है, इसने सिर्फ और सिर्फ बोला है एज। यानी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आपने अगर PG क्रैक कर लिया या PG सेकेंड ईयर में है, तो आप एग्जाम देते रहिए, इसमें आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं है, यानी आपको इतना अटेम्प्ट मिलेगा उसके आगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 30 ईयर्स तक आपने जितना अटेम्प्ट दे सकते हैं आप दे लीजिए। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि आपको अटेम्प्ट मिस नहीं करना चाहिए। उसके आगे हम लोग अगर देखेंगे सर्टिफिकेट का वैलिडिटी,
जैसे कि जेआरएफ का है, जेआरएफ में बाद में आता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएचडी कैटेगरी, देखिए पीएचडी में अगर आप पीएचडी विदाउट फेलोशिप में दो कैटेगरी है, एक है नेट, एक है पीएचडी। पीएचडी में अगर यानी पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी 3 जो है उसको मैं पीएचडी बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपने पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गया रिटर्न नेट के थ्रू, तो आपका जो रिजल्ट जब से आया है उस डिक्लेरेशन डेट से 1 ईयर के अंदर आपको एनरोल होना चाहिए। 1 ईयर के बाद आपका वो सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नहीं होगा। अगर आपने पीएचडी कैटेगरी से नेट को क्रैक कर लिया तो आपको जब भी रिजल्ट आएगा उससे 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में आना चाहिए। नेट का भी मामला सेम ही है, 1 साल के अंदर ही आपको पीएचडी में आना चाहिए। हालांकि नेट में जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो गए और वो जिंदगी भर के लिए रहेंगे, लेकिन नेट के बेसिस पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो जब भी रिजल्ट आया डिक्लेयर हुआ उससे 1 साल के अंदर आपको ये पीएचडी में एनरोल होना पड़ेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन से। जेआरएफ के लिए थोड़ा अलग चेंजेस है, जैसे जेआरएफ अगर आपके पास जेआरएफ का अवार्ड लेटर आ गया, उसमें जो डेट है उस डेट से अगला 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूशन से। यानी जेआरएफ का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितना रहेगा, 3 इयर्स। दूसरा बात, कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बच्चा है जो पहले पीएचडी में एनरोल हो गया, फिर उसको क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अब भी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हूं, और अगर जेआरएफ के लिए मैं एलिजिबल हूं तो पैसा मुझे क्या पूरा 5 साल मिलेगा या फिर अभी पीएचडी में जितना दिन बाकी है उतना दिन मिलेगा। यानी मैंने जो जो दिन अभी बिता दिया वो रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने पीएचडी में एनरोल हो गया, उसके बाद मान लेता हूं मैं 1 साल हो गया आपके पास, उसके बाद आपको जेआरएफ आया, तो ये जो 1 साल आ गया, इसके बाद 2 साल आ गया, यहां से आगे 5 साल तक आपको जेआरएफ का मिलने का चांसेस है। यानी इसके आगे के लिए आप एलिजिबल है। आपका रिजल्ट जब आया वहां से काउंट होगा, अगर आप पहले से ही पीएचडी में एनरोल है। पीएचडी में कब एनरोल है वहां से डेट काउंट नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा वहां से डेट काउंट होगा। आई होप ये क्लियर है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये भी बोल देना कि अगर आप पहले से ही पीएचडी में एनरोल हो गए, उसके बाद अगर आपने जेआरएफ क्रैक किया, तो जहां से जेआरएफ का रिजल्ट का डेट आया वहां से अगला 5 साल तक आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी में जब भी एनरोल हुआ वहां से 5 साल होगा। तो उस मामले में जेआरएफ निकलने से पहले वाला जो डेट है, जब आप 1 साल यहाँ पे पीएचडी में एनरोल हो गए, वो नहीं मिलेगा, ऐसा केसेस नहीं है। जब भी जेआरएफ होगा पीएचडी एनरोल के बाद जब रिजल्ट आएगा वहां से अगला 5 साल तक आपको मिलेगा। तो अगर इसको समराइज किया जाए, जैसे नेट और जेआरएफ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, तो उसके लिए आपको थ्रू आउट द लाइफ टाइम देगा। तो एक बार सर्टिफिकेट कैटेगरी 1 यानी जेआरएफ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम ये वैलिडिटी रहेगा। हालांकि 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना पड़ेगा। अगर आपके पास नेट पास का सर्टिफिकेट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको और दूसरा बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा। लेकिन विद इन 1 ईयर में आपको पीएचडी में एनरोल होना, पीएचडी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एनरोल होना पड़ेगा। अगर आपने कैटेगरी 3 वाला सर्टिफिकेट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन नहीं सकते, लेकिन अगर पीएचडी कर सकते हैं वो भी 1 साल के अंदर आपको एनरोल होना पड़ेगा। आई होप ये सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन के लिए, कि अगर हम लोगों को जेआरएफ मिल गया तो कितना पैसा मिलेगा। देखिए जेआरएफ का 3 स्टेज होता है। कहाँ गया ये कर्सर, कहाँ गया भाई? ओके, अच्छा जेआरएफ हम लोगों ने अभी बोला कि 5 साल का है। 5 साल में पहला जो 2 साल है उसको बोलते हैं जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगला 3 साल यानी 3, 4, 5th ईयर को बोलते हैं एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो इंसान को मिलेगा उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलो। आई होप ये क्लियर, जेआरएफ और एसआरएफ। जेआरएफ 2 साल के लिए, एसआरएफ अगला 3 साल के लिए। ये जो फेलोशिप मिलता है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसका 3 स्लैब है। 3 स्लैब क्या क्या? फेलोशिप, उसके बाद होम रेंट अलाउंस, उसके बाद कंटिजेंसी। फेलोशिप यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट है। होम रेंट अलाउंस उसको मिलता है जो रेंट पे रहता है। अगर आपने खुद का घर में रह रहे हैं या फिर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा। होम रेंट उस केसेस में मिलेगा अगर आप रेंट पे रहते हैं। ये कितना मिलेगा? ये 9%, 18%, 27%। किसका? जितना फेलोशिप मिलेगा उसका। तो ये अलग अलग क्यों है 9, 18, 27? ये इसलिए अलग है, अगर आप छोटा टाउन में है तो आपको रेंट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो उस केसेस में आपको मिलेगा 9%। अगर आप थोड़ा बहुत बड़ा शहर में है, मीडियम में, तो इसमें इस केसेस में आपको मिलेगा
18%, और अगर आप मेट्रोपॉलिटन में है जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, तो उसके केस में आपको 27 मिलेगा। किसका? ये फेलोशिप का। उसका अमाउंट कितना होता है ये टेबल में हम लोग आ रहे हैं। उसके साथ कंटिजेंसी मिलेगा। कंटिजेंसी का मामला क्या है? कंटिजेंसी का मामला है आपने सर्वे करने के लिए गया है, आपने कहीं पे जाने के लिए मिल गया है, बुक खरीदेंगे, जेरोक्स कराएंगे, उसके लिए आपको एक पैसा मिलता है, वो है कंटिजेंसी। तो कुल मिला के आपको रिसर्च के रिगार्डिंग जितना भी खर्चा आएगा ज्यादातर केसेस में आपको वो मिल जाएगा। और अमाउंट कितना मिलता है मैंने पहले ही बोला आपको, पहला 2 साल आपको मिलेगा जेआरएफ। जेआरएफ अभी के लिए मंथली फेलोशिप कितना है? 37,000। ये किसका है? ये पहला वाला स्लैब का हिस्सा है, 37,000। उसके बाद आपको मिलेगा होम रेंट अलाउंस, अगर आप रेंट पे है तो। अगर आप 18% के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो वो कितना होता है? 6,660। मंथली कंटिजेंसी 800 प्लस इसीलिए लिखा है, इस ऐसे नहीं मिलता है, ये पूरा साल भर का एक ही टाइम मिलता है। ये साल भर का यहाँ पे ऐसा लिखा है 10,000 अगर आप जेआरएफ है तो, अगर आप एसआरएफ है तो ये मिलता है 20,000। तो इसको मैंने मंथली हिसाब से कैलकुलेट कर लिया तो ये आता है 800 प्लस। अगर मंथली अगर जेआरएफ में तो टोटल कितना आया है? ये मिला है 44,460 एक मंथ में मिलेगा। कितना मंथ मिलेगा? 2 साल के लिए है तो ये 24 मंथ के लिए मिलेगा। टोटल कितना आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10,67,000। इसी केसेस में अगर एसआरएफ की बात करेंगे तो फेलोशिप आता है 42,000। 18% अगर एचआरए लेंगे तो 7,560, हालांकि अभी वो एचआरए बढ़ गया है। मंथली कंटिजेंसी का अगर 20,000 को पर मंथ देखेंगे तो वो आता है 1,600। कुल मिला के इसका टोटल कितना होता है? कुल मिला के होता है 51,160। 3 साल के लिए मिलता है तो 36 मंथ, टोटल हो गया 18,41,760। और अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 5 साल में आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगभग 30 लाख के आसपास, 29,08,000। तो अगर आपने एक बार जेआरएफ क्रैक कर लिया, ये अभी जो एचआर है ये थोड़ा बढ़ गया है तो ये 30 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर आपने एक बार जेआरएफ क्रैक कर लिया और 5 साल अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, 2 साल जिसमें जेआरएफ रहेंगे, अगला 3 साल एसआरएफ रहेंगे, तो आपको पैसा लगभग 30 लाख मिलेगा 5 साल में। तो मान सकता है कि आपका एक छोटा मोटा नौकरी मिल गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन आया है, मैं क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। अगर उसने नेट या फिर पीएचडी दो जो भी कैटेगरी है, उसने अगर 1 ईयर के अंदर पीएचडी में एनरोल नहीं हुआ तो वो पीएचडी का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, उसको अगला बार फिर से देना पड़ेगा अगर वो पीएचडी करना चाहता है। आई होप ये क्लियर है। अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, अगर नेट का सर्टिफिकेट के 1 साल में अगर अंदर आपने पीएचडी में एनरोल नहीं हुआ तो पीएचडी के लिए आपका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। हालांकि उसी के बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आगे जाके, उसके लिए आपको दूसरा बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहेंगे तो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो 1 लिखो एक बार, अगर क्लियर है तो 1 लिखो एक बार। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो 1 लिखो एक बार, जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, हम लोग आगे और देखते हैं इसके आगे क्या क्या है। आई होप ओके। फर्स्ट पेपर का सिलेबस के रिगार्डिंग है, आपको पता है 10 यूनिट है। कितना यूनिट है फर्स्ट पेपर में? 10 यूनिट है। लेकिन 10 यूनिट की अगर बात करेंगे तो मैं बोलूँगा 10 यूनिट में एक कुछ कुछ ऐसा है जिसमें जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। तो जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ये दिख क्यों नहीं रहा है, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों। फिर कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी, आगे जाके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये जो है ये ज़्यादातर पढ़ने वाला चीज़ है। लेकिन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो वाला हिस्सा है ये प्रैक्टिस वाला ज़्यादा, अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तभी। यानी रीडिंग वाला सेगमेंट में जो मैंने 6 पार्ट बोला है, अगर आपने एक बार तैयारी कर लिया, फिर आपने अगर एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस वाला मामला जो है उसको अगर ऐसे करेंगे कि एक बार आपने पढ़ लिया, आपने तैयार कर लिया, फिर बीच में छोड़ दिया तो आगे जाके उसमें दिक्कत हो सकता है। तो
ये जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको बीच बीच में आपको प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा एक बार अगर आपका तैयारी हो गया तो। यहाँ पे जियोग्राफी को लेके बात करूंगा। जियोग्राफी में आपको पता है कि 10 यूनिट जियोग्राफी में भी है। ऐसा क्यों हो रहा है, कर्सर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट। जियोग्राफी की अगर बात करेंगे तो आपको पता है जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी दोनों पार्ट है। कुल मिला के टोटल 10 यूनिट है। कुछ यूनिट ऐसा है जिसमें एक अपने आप में एक यूनिट है एक थीम में ही, कुछ यूनिट ऐसा है जिसमें 2-3 थीम है, जैसे एनवायरमेंटल जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, सॉइल जियोग्राफी एक यूनिट में क्वेश्चन ज्यादातर देखा जाता है या मान सकते हैं। सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एक यूनिट, सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन दोनों अलग अलग थीम है, मिलके एक यूनिट बनाता है। वैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स जियोग्राफी, रीजनल प्लानिंग मिलके एक यूनिट बनाता है। उसी के हिसाब से अगर हम लोग ह्यूमन और फिजिकल जियोग्राफी के साथ साथ ओवरलैपिंग बात करेंगे, जैसे इंडियन जियोग्राफी जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट दोनों होता है, उसी तरीके से कार्टोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो कि प्रैक्टिकल का हिस्सा है, जिसमें ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी दोनों का प्रैक्टिकल पार्ट आता है। अब हम एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पेपर का सिलेबस और सिलेबस कैसे दिखते हैं। हालांकि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, आप बाद में इसको और डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कम्प्रिहेंशन, फिर कम्युनिकेशन, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल रीजनिंग, आगे जाके डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरमेंट, आगे जाके हायर एजुकेशन। यहाँ पे कुछ कुछ बुलेट पॉइंट पे आपके लिए कुछ टर्म लिखा है। ये जो टर्म है ये अपने आप में एक चैप्टर या सब चैप्टर हो सकता है, लेकिन हर जगह इक्वल क्वेश्चन नहीं आता है। फिर भी फर्स्ट पेपर में एक प्लस पॉइंट ये है कि लगभग लगभग इक्वल क्वेश्चन आता है, यानी 10 यूनिट में, यहाँ पे 10 यूनिट है, 5 या 6 क्वेश्चन आएगा एक यूनिट से, उससे कम नहीं आएगा। यानी 4, 5, 6, अगर किसी में 6 हो गया तो किसी में 4 भी होगा। 4, 5, 6 इसमें उतना वेरिएशन नहीं होता है। यानी आपने जब भी फर्स्ट पेपर का कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हर एक यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देके प्रिपेयर करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग एक सजेशन ये भी है, आगे जाके मैं शायद उसको और डिटेलिंग में बोल दूंगा, कि अगर आपके पास 5 क्वेश्चन एट एन एवरेज आ रहा है तो 5 से 5 क्वेश्चन टफ नहीं होता है, उसमें मान लेता हूँ 2 टफ है और कभी कभी 2 मीडियम होता है, कभी कभी 1 मीडियम होता है और 2 इजी होता है। मान लेता हूँ मैं 1 to ये इजी वाला है, 3, 4 ये मीडियम वाला है, 5 वाला टफ है। तो अगर आप एक बार मोटा मोटा तरीके से बेसिक भी पढ़ लेंगे तो ये 1 और 2 जो क्वेश्चन है इसको आप हैंडल कर सकते हैं, और मोटा और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये जो 3 और 4 है इसमें एक क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मान लेंगे कि 10 यूनिट है जिसमें 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट में आता है, उसी 10 यूनिट में अगर हम लोगों को 2 क्वेश्चन पर यूनिट इजी मिलता है तो यहाँ पे आ गया 20। और अगर 2 यूनिट मीडियम है जिसमें मैं मान लेता हूँ आपने एक सही किया एक गलत हो गया तो आपको उसमें मिलेगा 10, तो इसमें टोटल कितना आता है 30। यानी 30 क्वेश्चन आप ठीक ठाक पढ़ के बहुत आसानी से 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 50। तो इसीलिए बोलता हूँ कि फास्ट पेपर के लिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ के मत जाइए। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे इसमें। अभी मैं जियोग्राफी का एक बार बात कर लेता हूँ। जियोग्राफी में क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है, आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, आगे जाके क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशिनोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ एनवायरमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल, आगे जाके जियोग्राफिकल थॉट, फिर जियोग्राफिकल टेक्निक जिसमें 3-4 पार्ट है, और फिर जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल प्लस ह्यूमन दोनों एस्पेक्ट कवर है। मैं ये जो सिलेबस है आपको दे दूंगा, आप और आसानी तरीके से टाइम लेके ये आप देख सकते हैं। आई होप यहां तक आपका क्लियर। मैं एक बार फर्स्ट ओके अभी हम लोगों ने एक सेगमेंट देख लिया जिसमें नेट के रिगार्डिंग बेसिक क्या क्या आता है, और साथ ही साथ नेट का फर्स्ट पेपर का सिलेबस और जियोग्राफी का एक ओवरऑल ऊपर से देख लिया कि नेट क्या होता है, नेट में कितना क्वेश्चन आता है, इसका मार्किंग सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज है, इसमें क्या क्या फेलोशिप है, इसमें जीआरएफ कितना देता है, एसआरएफ कितना देता है, जीआरएफ और एसआरएफ को छोड़ के और भी क्या क्या फेलोशिप मिल सकता है, जीआरएफ का वैलिडिटी कितना है, एसआरएफ और बाकी जो दो कैटेगरी है नेट एंड पीएचडी उसका वैलिडिटी कितना है, और साथ ही साथ हम लोगों ने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस देख लिया। यानी जो बच्चा अभी तक एग्जाम दिया नहीं है
उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, आई थिंक कॉन्साइज वे में नेट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, आपको ये पता लग गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार यस लिखो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस, अगर कहीं पे रिपीट करना है तो मुझे एक बार बोलो रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उस जगह को। क्या नेट के रिगार्डिंग मोटा मोटा बेसिक क्वेश्चन जो भी है आपको, ये आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, इसके आगे मैं आपसे शेयर करूंगा कि अभी तक हम लोग देते आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम, लेकिन नेट का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू एग्जाम होगा। बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन का ऊपर होता है, और यहाँ पे जो नेट का एग्जाम होगा वो एमसीक्यू। दोनों में पढ़ने का तरीके में क्या अंतर है? ज्यादातर लोग क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बोर्ड के लिए या फिर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ के जाते हैं, उसी हिसाब से नेट के लिए भी प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन उसमें मेजर लैकिंग है, जिसके वजह से ये रिजल्ट नहीं लाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने 3 टाइम नेट दिया है, जिसमें पहला 2 बार मुझे नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ। लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में मुझे जेआरएफ हुआ, जेआरएफ था 66% के आसपास, मुझे मिला था 73 पॉइंट समथिंग। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं 99.99 परसेंटाइल के साथ मुझे मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इतना मिला है, मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी के लिए मिला है। आप स्ट्रेटेजी को एक बार समझ लीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। जब भी आप नेट के लिए तैयारी करना चाहेंगे या पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, मेजर क्या अंतर है आप एक बार उसको देख लेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि टाइम थोड़ा 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा तो नहीं हुआ, 40 मिनट प्लस हो गया, तो एक बार मैं चाहूंगा, क्या आज आगे वाले क्लास आप करना चाहेंगे? क्या इसी को कंटिन्यूएशन आगे वाला आप क्लास करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो 1, और अगर यहीं पे विराम दे तो 2। क्या बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड एग्जाम होता है और एमसीक्यू जो होता है, दोनों का अंतर क्या है? किस वजह से हम लोगों को अप्रोच में गलती होता है? हम लोगों को नेट, जेआरएफ, पीएचडी ज्यादा दिक्कत आता है? मेजर इशू कहाँ है? उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आज यहाँ तक खत्म कर दे तो 1, और अगर आप चाहेंगे कि नहीं, वो भी हम लोग देख लेते हैं तो 2। क्योंकि फर्स्ट क्लास था और मैं थोड़ा धीरे ही गया, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग जितना धीरे हो उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर समझ में आ जाए तो आगे वाला काम बहुत आसान हो जाता है। एक बार लिखो 1 या 2। अगर आप आगे क्लास करना चाहेंगे, यानी आज अभी कंटिन्यूएशन करना चाहेंगे तो 1, और अगर आप चाहेंगे कि यहीं पे हम लोग विराम दें आज के लिए तो 2। एक बार रिस्पॉन्स करो। अगर हम लोग अभी, आप लोग चाहते हैं कि क्लास खत्म हो जाए, यानी आज के लिए खत्म कर दे तो 2, और अगर आप चाहेंगे कि आगे, बाकी लोगों का भी रिस्पॉन्स जरूरी है। ज्यादातर लोगों को कहना है कि आज के लिए यहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन मैंने जो 5 दिन का जो शेड्यूलिंग बनाया है उसके रिगार्डिंग, तो फिर हम लोग वो 5 दिन में शायद ही खत्म कर पाएंगे। एक बार कितने लोगों ने यस बोला, कितने लोगों ने नो बोला? 1 2 3 4 4 आउट ऑफ 16 शायद सभी लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लास में है तो जरूर रिस्पॉन्स करो कि क्लास अगर यहीं पे रख देते हैं तो 2, और अगर हम लोग आगे वाला जो सेगमेंट अभी बोला मैंने, बोर्ड एग्जाम के साथ एमसीक्यू का क्या अंतर है, उसको अगर हम लोग आगे लेंगे तो 1। जो लोगों ने अभी तक रेस्पॉन्स नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार रेस्पॉन्स जरूर करो। इसमें 16 लोग हैं, लेकिन अगर हम आप लोग आगे और इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मैं 4-5 मिनट का गैप दे सकता हूँ कि ठीक है, आपको बोरिंग लग रहा है, अभी तक थोड़ा पानी पी के आ जाइए, इधर उधर एक बार घूम के आ जाइए,
मैं 4-5 मिनट का गैप दे सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटा होने के बाद माइंड थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, और हम लोग यूजुअली क्लास में 1 घंटा का ही हैबिट बना के चलते हैं। ओके, ठीक है, मैं पूरा नहीं ले लूँगा, मैं आगे जो है उसका कुछ हिस्सा लूँगा। आप 2-3 मिनट के लिए गैप ले आ जाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, हम लोग आगे फिर से देखेंगे। अभी 10 बजे हम लोग फिर मिल रहे हैं। आपको अगर 1-2 मिनट के लिए पानी पीना है तो आप पी लीजिए। ये बफरिंग क्या सबके लिए होता है, या एक दो कोई हो रहा है? एक बार रिस्पॉन्स करो, ये मेजर इशू हो सकता है। अगर ज़्यादातर लोगों को बफरिंग हो रहा है तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो इसमें लिखो, अगर बफरिंग हो रहा है तो यस, तब हम लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। अगर बफरिंग हो रहा है तो यस, नहीं तो ठीक है, कुछ भी लिखिए जो लोग सुनाई दे रहा है।
क्या सभी लोग आगे? अगर आप लोग आ गए तो 1, अगर आप लोग आ गए तो 1। क्या सभी लोग आ गए? अगर आप लोग आ गए तो 1 लिखिए। ओके, प्रश्न आ गया। प्रश्न का 2-3 क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को एक बार ले लेता हूँ। जैसे पहला, रेगुलर ऑनलाइन क्लास कब होता है फॉर बिगिनर? आई होप प्रश्न, आप जियोग्राफी से हो। प्रश्न सरकार, आप जियोग्राफी से हो आई थिंक। प्रश्न सरकार, क्या आप जियोग्राफी से हो? ओके। रेगुलर क्लास पिछले बार हम लोगों ने जब किया था, ये जो अभी हम लोग आपको बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, ये वीडियो पहले रेगुलर ऑनलाइन, सॉरी, ओके ओके ओके, ये पहले कहाँ गया, ये पहले रेगुलर हम लोगों का जो कोर्सेस होता है, कोर्सेस में होता था। इस बार मैंने सोचा कि इसको बाहर लेके आइए ताकि जितना भी स्टूडेंट है सभी लोगों को बेनिफिट हो। तो ये इस वीक से हम लोगों का स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगा सबके लिए। उसके अगला वीक से हम लोगों का रेगुलर क्लास बिगिनर के लिए 6 मंथ का स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेपर कहाँ से स्टार्ट करें, इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे आने वाले आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी में मैंने नहीं रखा। आगे हर 10 यूनिट, हर यूनिट में कहाँ से कितना क्वेश्चन किस साल आया है, अगला सॉरी पिछला इन दिनों, उसी के साथ साथ जो भी फर्स्ट पेपर का यूनिट है, उस यूनिट से ऐसा कौन सा थीम है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, यानी एक यूनिट से कितना क्वेश्चन और कौन सा थीम इंपॉर्टेंट, उसके रिगार्डिंग हम लोग यूट्यूब में नेक्स्ट वीक में आई होप आपको मिल जाएगा वो। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर से मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि स्टूडेंट तो कम हो गया अभी। एक बार मैं फिर से पूछूंगा कि अगर आप जियोग्राफी से हो तो जी लिखो, अगर आप इंग्लिश से हो तो ई लिखो। अगर आप जियोग्राफी से हो तो जी लिखो, अगर आप इंग्लिश से हो तो ई लिखो। या तो जी या फिर ई। एक बार फिर से लिखो। अगर आप जियोग्राफी से हो तो जी, और अगर आप इंग्लिश से हो तो ई। एक मिनट टाइम दियो मुझे। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट जियोग्राफी से ही है, एक स्टूडेंट है इंग्लिश से। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि जैसे हम लोग बोर्ड एग्जाम, यानी अभी तक हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं, उसी के साथ साथ एमसीक्यू यानी नेट में जैसे एग्जाम होगा उसमें क्या चैलेंजेस आता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चैलेंजेस, चैलेंजेस यानी नेट में हम लोग जब पढ़ते हैं उसका क्या क्या दिक्कत होता है। हम लोग अभी जैसे बोर्ड एग्जाम यानी ब्रॉड क्वेश्चन जिसमें आता है, उसके साथ हम लोग एमसीक्यू यानी नेट में जो एस्पेक्ट है उसमें क्या अंतर है, हम लोग ये देखने वाले हैं। अगर आपने यूजी किया है, उसके बाद आपने शायद पीजी किया है, उसके पहले शायद आपने क्लास 12 किया है, तो ज़्यादातर केसेस में ब्रॉड क्वेश्चन था। ब्रॉड क्वेश्चन यानी जिसमें आपको लिखना पड़ता था। उसके साथ अभी आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस, जिसमें आपको आंसर सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का पढ़ने में क्या अंतर है, कहाँ हम लोगों का लैकिंग हो रहा है, जिस वजह से हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं, अभी तक तो हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने के बाद ही आया है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम लोग बोर्ड में जिस हिसाब से पढ़ते हैं नेट के लिए भी उसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं होगा, कुछ इशू है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। हालांकि मेरा जो एक्सप्लेनेशन का जो भी वीडियो है, जो भी क्वेश्चन है, ये अगर पता नहीं चले तो कैसे होगा, कर्सर दिख ही नहीं रहा है आज। हाँ, हो सकता है बफरिंग क्योंकि स्लो ही है।
ओके, एक क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। मैं जो इंग्लिश से है उसके लिए मैं इजी कर देता हूँ इसको। इरोजन यानी खाई, इरोजन के वजह से कुछ लैंडफॉर्म आता है, डिपोजिशन के वजह से कुछ लैंडफॉर्म आता है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन यानी डेजर्ट रीजन में, जो ज्योग्राफी से उसको अच्छी तरीके से पता है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, 10 मार्क का एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 इरोजनल लैंडफॉर्म लिखेंगे और 5 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लिखेंगे। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो 5 के जगह वो 6 लिखेंगे, 6 इरोजनल लैंडफॉर्म और 6 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का बारे में बात करेंगे। मैं मान लेता हूं आप बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आप 6 + 6 को लेके चलते हैं। तो आपके पास एक नोट्स है, आपने ये नोट्स पढ़ा है कि एओलियन लैंडफॉर्म। नोट्स में क्या क्या है, एक तो है, पहले तो है कंडीशन, उसके साथ साथ आगे है इन इंडिया, यानी इंडिया में ऐसे कहाँ कहाँ दिखता है। आगे जाके आपको इरोजनल लैंडफॉर्म मिलेगा, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 10। ये कितना 10 क्या है, ये है 10 इरोजनल लैंडफॉर्म। लेकिन जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 इरोजनल लैंडफॉर्म का बात करेंगे। यानी हम लोगों ने कितना लिखा है, हम लोगों ने लिखा 6, कितना छोड़ दिया है हम लोगों ने, 4। अब डिपोजिशनल केसेस में वही है, डिपोजिशनल केस अगर देखेंगे हम लोग, तो डिपोजिशनल में भी हम लोगों के पास जो नोट्स है उसमें 10 यूनिट है, 10 लैंडफॉर्म का नाम है। 10 में से हम लोग 6 लिखेंगे और 4 नहीं लिखेंगे, यानी 6 डिपोजिशनल प्लस 6 इरोजनल, और नहीं लिखेंगे में 4 डिपोजिशनल और 4 इरोजनल छोड़ देंगे, क्योंकि 10 है, क्योंकि आप लोगों के पास 10 मार्क है। उस हिसाब से आपका जो वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट भी है, साथ ही साथ आपका टाइम रेस्ट्रिक्शन भी है। तो आप पूरा का पूरा नहीं लिख सकते, आप 10 मार्क के लिए 6 + 6 12 पॉइंट लिखेंगे। लेकिन आपने यहाँ पे कितना छोड़ दिया, आपने 8 पॉइंट छोड़ भी दिया। ज्यादातर केसेस में हम लोग वही लिखते हैं जो हमको याद आता है अच्छी तरीके से, हम लोग वो नहीं लिखते जिसमें हम लोग कमजोर है। यानी ये जो 4 आपने छोड़ दिया है, इसमें कहीं ना कहीं आपका कमजोरी छुपा हुआ है। ये अगर ब्रॉड क्वेश्चन है, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 12 पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा लगा टीचर को, आपको 8 मार्क्स दे दिया, यानी आपको कितना मिला, 8 आउट ऑफ 10, जो कि अच्छा मार्क्स है, 80%। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है कि 4 + 4 यानी 8 ऐसा पॉइंट रह गया जहां पे आप वीक भी है। जब आप ब्रॉड क्वेश्चन के बेसिस पे देख रहे हैं जिसमें 12 पॉइंट 8 मार्क, इसमें आपको वो दिख नहीं रहा है। लेकिन एमसीक्यू अगर यहां से आ जाए जो आपने भूल गया है या फिर आपका कमजोरी है, तो क्या होगा, एमसीक्यू अगर यहां से आ जाए तो आप उसका आंसर ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो चैप्टर और इतना जो मेहनत आपने किया है उसका कोई काम नहीं लाया। तो एमसीक्यू और ब्रॉड क्वेश्चन में ये अंतर है। हम लोग अभी भी ब्रॉड क्वेश्चन के तरह ही पढ़ के जाते हैं कि जो आता है हम लोग वो लिखेंगे, जो नहीं आता है उसमें उतना ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि 10 से 10 पॉइंट नहीं लिखना है, आपको 6 पॉइंट लिखना है। अगर 6 पॉइंट लिखना है तो ठीक है, चलो कोई अगर छूट गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन एमसीक्यू में जो छूट गया, अगर वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो एक इशू ऐसा हो गया कि हम लोग टोटल जो जितना पॉइंट है हम लोग पूरा का पूरा पॉइंट नहीं पढ़ते, और अगर हम लोग ठीक से पढ़ भी लिया तो उतना मेमोराइज या अंडरस्टैंड में फोकस नहीं करते। अगर हम लोगों के पास 6 पॉइंट हो गया तो इनफ है, यानी 6 + 6 यानी 12 पॉइंट आउट ऑफ 20 पॉइंट अगर हो गया तो ब्रॉड क्वेश्चन के लिए ये इनफ है। तो हम लोग उसके लिए बॉदर भी नहीं करते, क्योंकि जो हम लोग भूल गए, क्योंकि इसके आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा, जो कि अच्छा खासा मार्क्स है आउट ऑफ 10। आई होप ये क्लियर है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग पूरा ही पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं मतलब जो 10 पॉइंट है हम लोग 10 के 10 पॉइंट ही पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी इसमें भी एक इशू होता है, क्या, मान लेते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्रिटिकली इवेलुएट हाउ फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन एग्रीकल्चर ऑफ ए रीजन, कितना मार्क्स का, 10 मार्क्स का। लेकिन अगर आपके पास 10 मार्क्स है, आपने 10 पॉइंट्स आपके पास नोट्स में है, या फिर आपने जो रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें 10 पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन कितना लाइन पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 लाइन एक एक पॉइंट में आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि
60 to 70 लाइन लिखने के बाद उसके बाद ये लिखने के लिए जितना टाइम चाहिए, यहाँ पे भी टाइम रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, यहाँ पे भी वर्ड लिमिट का रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो आप यहाँ पे भी 60 to 70 लाइन ही प्रोड्यूस करेंगे। तो उस केसेस में भी होता है। मैं एक दूसरा सिनेरियो ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा है कि ये फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी ये फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक नोट्स है। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको ये बोल देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे टेरेन, टोपोग्राफी, ऑल्टीट्यूड, यहाँ पे है क्लाइमेट, यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ पे और नोट्स नहीं है, यहाँ पे है सनशाइन, यहाँ पे है फ्रॉस्ट, आगे जाके यहाँ पे है मॉइस्चर, यहाँ पे आगे 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 यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। यहाँ पे है विंड्स, यहाँ पे है सॉयल, तो आगे जाके यहाँ पे टाइम है, सॉयल प्रोफाइल है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल है, टोपोग्राफी है क्या ये, ओके। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोलना चाहता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसी पेज को देखें। अब इतना यहाँ पे कितना पेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस है। आपको 10 मार्क के लिए यहाँ से अगर इस रिसोर्स के ऊपर बेस करके 10 मार्क का एक क्वेश्चन अगर हैंडल करना है, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए टेरेन टोपोग्राफी का एक पॉइंट है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर है, यहाँ पे सनशाइन है, यहाँ पे फ्रॉस्ट है, मॉइस्चर है, और यहाँ पे विंड्स है, यहाँ पे सॉइल है। तो बहुत ज्यादा फिजिकल फैक्टर नहीं है। 1 2 3 मैं अलग अलग की अगर मान लूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 यूनिट है, लेकिन 9 पॉइंट है, लेकिन एक एक पॉइंट में बहुत सारा लिखा हुआ है। अगर आप ये देखेंगे तो इतना है, फिर इधर आएगा यहाँ तक। अगर आप इसको देखेंगे तो ये इधर है पूरा, फिर इधर है, फिर इधर है, यानी यहाँ तक तो आपके पास है, लेकिन आप लिखेंगे कितना। मॉइस्चर के कैटेगरी में शायद आप 5-6 लाइन लिखेंगे, 5-6 लाइन तो यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आपको जो समझ में आया वही 5-6 लाइन आप लिखेंगे। बाकी आपने जो भूल गया, अभी मैं ब्रॉड क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ, तो जो आपने भूल गया या फिर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है उतना, आप उसके लिए उतना बॉदर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका 10 पॉइंट्स आ गया। हर एक पॉइंट्स के लिए आपने 7 लाइन लिख लिया, टोटल कुल मिला के 70 लाइन हो गया, 2 से 3 पेज आ गया, और 10 मार्क का एक क्वेश्चन है जिसमें 7 to 8 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाएगा। अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे कि 10 पॉइंट लिख लिया, हर एक पॉइंट में 7 लाइन लिख लिया, उसमें 70 पेजेस हो गया, 2-3 पेज का एक नोट, आपको 10 से 10 मार्क आसानी से मिल जाएगा। तो ऊपर से देख के लगेगा कि आपका ये टॉपिक में बहुत ज्यादा होल्डिंग है, लेकिन जब इसका अंदर आप जाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि मॉइस्चर में आपको दिया गया था 2 पेज 2.5 पेज, आपने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ यानी, या फिर कोई भी, यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो आपको जितना समझ में आया जहां से आप सिर्फ वही के वही उठा लिया, बाकी वाला हिस्से में जो आपको उतना समझ में नहीं आया आपने उतना बदल नहीं करते हैं। लेकिन एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं, आपने जो बॉदर नहीं किया वहां से भी एमसीक्यू पूछ सकता है, यहाँ से भी एमसीक्यू पूछ सकता है, क्योंकि एमसीक्यू से 1 से 2 लाइन, कभी कभी तो 1 से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट होने से भी एमसीक्यू बन जाता है। तो आपको ये पता लग रहा है शायद कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं, एमसीक्यू में हम लोगों का उस हिसाब से पढ़ने से नहीं बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि एमसीक्यू में हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं, बोर्ड एग्जाम में उस हिसाब से पढ़ने से नहीं बनता है। क्योंकि एक तो कभी कभी हम लोग पूरा पॉइंट, जितना पॉइंट है उतना पॉइंट नहीं पढ़ते, अगर हम लोग कभी भूल गए तो उसके लिए बॉदर भी नहीं करते। कभी कभी जितना पॉइंट है पूरा का पूरा 10 पॉइंट से 10 पॉइंट ही पढ़ते हैं, लेकिन जितना लाइन्स है उतना नहीं, जितना डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन है उतना नहीं, ऊपर ऊपर से जितना नोट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों के पास होना चाहिए 4-5 लाइन 6 लाइन का नॉलेज, वहां पे हम लोग लिमिट कर देते हैं अपने आप को। क्या ये 2 एस्पेक्ट आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो 1, अगर रिपीट करूं तो 2, अगर समझ में आया तो 1, अगर रिपीट करूं तो 2। अगर समझ में आया तो 1, अगर रिपीट करना पड़े तो 2। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कोई कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत मेहनती है, वो लोग क्या करते हैं, वो जितना पॉइंट है पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, नोट्स में जितना है पूरा का पूरा टोटल नोट्स भी पढ़ते हैं। क्या इसमें नेट हो जाएगा?
इसमें एक चैलेंजेस है, पहले तो प्रॉपरली पूरा का पूरा पढ़ना ही चैलेंजेस है। उसके साथ साथ एक चैलेंजेस है कि जितना पढ़ा है हम लोग उसको कैसे याद रखेंगे, हम लोग उसको रिकॉल कैसे करेंगे, मेमोराइज कैसे करेंगे, और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आप एक चीज नोटिस करेंगे, मान लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइंस लिखा हुआ है, आपने ये पढ़ा है। अब ये नोटिस करेंगे कि आपने ये जो 2 लाइन है, पहला वाला, शायद ये 2 लाइन आपको याद है, नीचे वाला जो 3 लाइन है ये आपने भूल गया। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज में पूरा का पूरा हम लोग भूल जाते हैं, एक पर्टिकुलर हिस्सा हम लोग भूलते हैं और एक पर्टिकुलर हिस्सा हमको याद आता है। लेकिन जब भी आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सा हिस्सा भूल गए और कौन सा हिस्सा याद है। जब आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा हिस्सा आपको याद है और कौन सा भूल गए, यानी आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आपको पता ही नहीं चले, तो आप कैसे उसको और अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि एक रोड है जिसमें 2 जगह गड्ढा है, अगर आपको ये पता है कि ये दोनों जगह गड्ढा है, तो आप मटेरियल्स यहाँ पे डालेंगे, ना कि अच्छा मटेरियल्स अगर सिर्फ यहाँ पे डालेंगे तो इसके लिए मटेरियल्स कितना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए एफोर्ट कम होगा, इसके लिए टाइम भी कम होगा। मटेरियल्स, एफोर्ट और टाइम तीनों के तीनों कम होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ गड्ढा है, तो आप क्या करेंगे, जितना रोड है पूरा का पूरा के ऊपर काम करेंगे आप, यानी उस टाइम आप ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा नोट्स को रोड को फिर से ठीक करेंगे। तो उस मामले में आपका मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम भी ज़्यादा होगा, आपका एफोर्ट भी ज़्यादा होगा। तो मेरा बोलने का मतलब, जो भी नोट पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने कहाँ भूल गया, क्योंकि कोई भी नोट आप उठा के देख लीजिए, आप पूरा का पूरा नहीं भूलते, पूरा का पूरा याद भी नहीं रहते। तो अगर आपको पता हो जाए कि आपको कहाँ भूल गए आपने, वो अगर किसी हिसाब से पता लग जाए, तो बात कुछ बन सकता है, क्योंकि उस हिसाब से आप कम मटेरियल, कम टाइम और कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। वो कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मैंने एक एस्पेक्ट आपको बोला कि कोई कोई स्टूडेंट होता है जो हर पॉइंट पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा टोटल पढ़ लेते हैं। तो क्या इसमें क्या होता है, मान लेता हूं मैं, ये जियोमॉर्फोलॉजी, सॉरी, ये क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, शायद आपने सुना होगा। मैं मानता हूं कि आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 पेजेस, उसी हिसाब से 6 7 8 9 10। क्या यहीं पे खत्म हो रहा है स्ट्रक्चर? एक ही चैप्टर है ये सिद्धार्थ सर का बुक है, एक ही चैप्टर। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, आपने पूरा का पूरा 19 पेजेस पढ़ लिया एक चैप्टर से, लाइन बाय लाइन, क्योंकि आपको एमसीक्यू करना है। और ऐसा कहीं भी जगह आपको, आप नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी जगह हो जहाँ छूट गया, तो आप पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर जो अभी हम लोगों ने देखा 19 पेजेस, उसी तरीके से कितना चैप्टर है, ये तो एक ही चैप्टर का बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर यानी कितना पेजेस है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग उसी हिसाब से पेजेस को देखेंगे तो यहाँ पे है 499 पेजेस, यानी 500 पेजेस। कितना, 500 पेजेस। ये कहाँ से है, ये क्लाइमेटोलॉजी जो कि एक यूनिट है। शायद आप अगर किसी दूसरा सब्जेक्ट से है तो आपको भी मिलेगा कि एक यूनिट में आपके 500 पेजेस पढ़ना है। इसी तरीके से कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, अभी हम लोगों ने देखा। तो कुल मिला के टोटल कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, 5000 पेजेस। और वो भी ऐसे जैसे आपने हर लाइन बाय लाइन आपको याद है, अपने समझ है, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकता है। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो किसी को ठीक से नहीं पता है, उसको छोड़ो। बाकी 80 to 85% जो क्वेश्चन है, उसको हैंडल करने के लिए आपको इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, 5000, वो भी उतना डिटेलिंग में कि आपने जितना पढ़ा है पूरा का पूरा याद है। अगर आप उसी हिसाब से देखेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक चैप्टर, उस चैप्टर से जितना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जितना फैक्चुअल मेमोरी है, पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक यूनिट में जितना सारा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ जितना यूनिट है वो पूरा का पूरा यूनिट पढ़ना है विदाउट लूजिंग प्रीवियस चैप्टर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लेता हूँ मैं ए, इसके आगे आप पढ़ेंगे बी,
इसके आगे आप पढ़ेंगे सी, इसके आगे आप पढ़ेंगे डी। तो जब आप डी चैप्टर में जाएंगे तो आप ए चैप्टर को कुछ कुछ भूलता जाएंगे, ऐसा ज्यादातर होता है। इसी तरीके से आप जितना आगे जाएंगे पीछे वाला आप उतना भूलते जाएंगे। ये तो एक यूनिट का बात हो गया। मैं अगर जियोग्राफी का बात करूं, मान लेता हूं मैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिर आगे क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, फिर आगे ओशियनोग्राफी, फिर एनवायरमेंटल जियोग्राफी। जैसे चैप्टर के केसेस में होता है, उसी हिसाब से जब आप एनवायरमेंट जियोग्राफी में आएंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी आपको याद नहीं रहेगा। इस हिसाब से आप सोचिए, फिर जब आप इधर जाते जाते पूरा का पूरा इंडियन जियोग्राफी या फिर प्रैक्टिकल जियोग्राफी जो कि 9th और 10th यूनिट है, उसमें अगर जाएंगे तो आपका क्या होगा। इससे पहले आपने जितना भी पढ़ के रखा है पूरा का पूरा भूल जाएंगे। तो जैसे पहले ही मैंने बोला आपको कि अगर आपको रिवाइज करना है तो उस हिसाब से आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, तभी आप और आसान तरीके से और अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे, एक ही टाइम, एक ही एफर्ट और एक ही मटेरियल के साथ। लेकिन अगर आपको इस हिसाब से आप देखेंगे, एक साइड से आप पढ़ते जा रहे हैं, एक साइड से आप भूलते जा रहे हैं, तो एक तो है आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता ही नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कोई भी नया टॉपिक या नया चीज जब भी आप एडॉप्ट करने जाएंगे उसके लिए बहुत मेहनत लगता है, कोई भी चाहे। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप एक साइड से पढ़ते जा रहे हैं, यानी मेहनत तो आप करते जा रहे हैं, साथ ही साथ एक साइड में आप भूलते भी जा रहे हैं, तो आपको दिखेगा आपने जो मेहनत कर रहा है उसका आउटपुट आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब भी नया पढ़ रहा है एक साइड से भूल भी रहा है, जो कि आम बात है। तो इस केसेस में आपको एक डिमोटिवेशन ऐसा होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि नया चीज सेलेक्ट करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आउटपुट जितना होना चाहिए मैं नहीं ला पाता हूँ। तो क्या मैं नेट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? क्या नेट के लिए जितना कैपेबिलिटी होना चाहिए क्या मेरे पास वो नहीं है? क्योंकि जब भी नया चीज पढ़ रहे हैं आपको मेहनत तो लगी रहा है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इतना भास्ट सिलेबस है। उस हिसाब से आप जब भी नया चीज पढ़ेंगे तो भूलते जाएंगे। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो मैं अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे एक है जितना पॉइंट है, हर एक पॉइंट को कैसे पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ एक पॉइंट में जितना मटेरियल्स है उसके रिगार्डिंग पढ़ने के लिए इशू होता है। कभी कभी अगर हम लोग दोनों को एड्रेस कर लें, यानी 10-15 जितना पॉइंट है और एक पॉइंट में जितना है टोटल अगर हम लोग पढ़ भी लेंगे तो मेमोराइजेशन का इशू हो जाता है, उसको रिकॉल करने का इशू हो जाता है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? ये तो हो गया इशू, यानी अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोगों को क्या क्या इशू आ रहा है, जो कि एमसीक्यू में दिक्कत होता है। क्योंकि एमसीक्यू एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है जो 1 से 2 लाइन से या फिर 2 वर्ड से भी हो सकता है, बन सकता है। तो इस हिसाब से हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि जितना भी पॉइंट है हर एक पॉइंट भी याद रहे, और हम लोगों को ये भी पता चले कि हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, हमारा वीकनेस कहाँ है, यानी कौन सा जगह ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को दोबारा तीसरा बार देखना पड़ेगा, और ऐसा कौन सा जगह है जो हमको एक बार देखने से हो जाएगा, आगे नहीं देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको होना चाहिए कि हाउ टू रीड, जो कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम लोग क्या क्या देखा, हम लोग एक नेट के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हम लोग, साथ ही साथ नेट के साथ हम लोगों का यानी नेट यानी एमसीक्यू, एमसीक्यू के साथ हम लोगों का बोर्ड एग्जाम, यानी अभी हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या इशू है, क्या अंतर है, कहाँ कहाँ हम लोग फंस रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग जो रिजल्ट लाना चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसको लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड। तो हाउ टू रीड हम लोग आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। उसी के साथ साथ मैं एक बार जियोग्राफी में जो भी बुक आपको स्टैंडर्ड बुक है उसके रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो एक बार ऊपर से देख लेते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए आप शविंद्र सिंह यूज कर सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के लिए आप शविंद्र सिंह भी यूज कर सकते हैं और डीएस लाल भी यूज कर सकते हैं। ओशियनोग्राफी के लिए आप शविंद्र सिंह सर को फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से एनवायरमेंटल जियोग्राफी के लिए आप शविंद्र सिंह सर को फॉलो कर सकते हैं। ये एनफ होगा आई होप। लेकिन अगर आप और भी पढ़ना चाहेंगे तो बायोजियोग्राफी और सॉइल जियोग्राफी का छोटा छोटा एस्पेक्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए बुक्स यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट मिलकर एक यूनिट होता है जिसमें पॉपुलेशन में आरसी चंदना सर, ये बुक बहुत फेमस है। साथ ही साथ सुमिता घोष सेटलमेंट जियोग्राफी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आगे जाके आप अगर आप सोशल जियोग्राफी का बात करेंगे तो अजीजुद्दीन अहमद सर का, कल्चरल जियोग्राफी के लिए डीएस मौर्या, पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिए सुदीप्त अधिकारी सर का बुक फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ये जो यूनिट है यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो हर जगह अगर आप बुक के जगह नोट्स रेफर करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, रीजनल प्लान सॉरी ये रिसोर्स जियोग्राफी एंड रीजनल प्लानिंग, ये सब बुक अलग अलग है। इसको मिला के
इकोनॉमिक ज्योग्राफी बनता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अपने अलका गौतम का बुक आप देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे जाके थॉट का बुक बोलेंगे तो जियोग्राफिकल थॉट सुदीप्त अधिकारी सर का बुक फॉलो कर सकते हैं आप, आर.डी. दीक्षित सर का भी बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन सर का भी बुक फॉलो कर सकता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए बोलेंगे तो या तो डी.आर. खुल्लर या फिर माजिद हुसैन, दोनों में से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल का बात करेंगे तो आर.पी. मिश्रा का कार्टोग्राफी, आशीष सरकार का स्टैटिस्टिक्स, और रिमोट सेंसिंग के लिए वासुदेव भट्ट। इतना सारा बुक अगर आप देखेंगे, फिर से मैं जैसे पहले बोल रहा था कि मैंने क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर और उसके साथ साथ जितना चैप्टर है उसको मैंने दिखाया आपको कि कितना वास्ट हो जाता है। उसी हिसाब से अगर आप पूरा का पूरा जियोग्राफी में कितना कितना पढ़ना पड़ता है यूनिट वाइज, कौन सा बुक अगर वो देखेंगे तो अगर आप नोटिस करिए कि कितना सारा बुक है यहाँ पे। तो इसके बाद हालत ऐसा ही होता है कि हमको नहीं पढ़ना है नेट, हमको घर जाना है, आप अपना 30 लैक्स रख लो, क्योंकि 30 लैक्स कहाँ से मिल रहा है? JRF 2 साल का और SRF 3 साल का। लेकिन डरो मत, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए हम लोग आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने 66% जब JRF का कटअप था, मैंने 73 पॉइंट समथिंग मैंने अर्न किया। तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें गैप है बहुत ज़्यादा। और ये कैसे पता लगा मुझे? ये स्ट्रेटेजी जो भी पता लगा, हाउ टू रीड, मैं आगे आने वाले दिनों में इसी स्ट्रेटेजी का जो फ्री सेशन है इसमें आपको बताएंगे। तो आप अगर धीरे धीरे टाइम के साथ चलेंगे तो ये जो छोटा छोटा इशू है MCQ के साथ ब्रॉड क्वेश्चन का, वो धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जितना भी इशू है, जैसे रिविजन का इशू, जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का इशू, जैसे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ साथ हम लोग प्रीवियस जो है वो भूलता जा रहा है, तो एफर्ट जो है वो हम लोग को एफर्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से आप डिमोटिवेट होता है। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। तो ये जो इशू है, ये हर एक इशू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाउ टू रीड जिस दिन हम लोग देखेंगे उस दिन हम लोग पूरा का पूरा देख लेंगे। और ये जो जितना भी इशू है, ये हर एक इशू को मैं आपको स्ट्रेटेजी के, एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी के साथ साथ ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्चुअली ये सब अलग अलग प्रॉब्लम है और अलग अलग इसका सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप हर चीज के लिए अलग अलग सॉल्यूशन लगेंगे तो आप जो टेक्निक है, टेक्निक में आप उलझ करके रह जाएंगे। तो मेरे पास एक ही साइंटिफिक प्रोसेस है और मैं आपको वो प्रूव कर दूंगा कि ये जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है ये कैसे हर चीज के लिए सॉल्यूशन ला सकता है। तो वो जब भी आपको वो साइंटिफिक प्रोसेस आपको पता लग जाएगा, आप नेट को देखने का तरीका, उसको पढ़ने का तरीका आपको चेंज हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रेटेजी में जितना वीडियो है आप सिर्फ और सिर्फ ये 7 दिन, हालांकि 7 दिन नहीं होगा, 5 डेज, तो ये 5 दिन आप टाइम बैठ के दिए, नेट को अंडरस्टैंडिंग और आपके लिए बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेट के रिगार्डिंग MCQ और ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन का क्या अंतर है हम लोगों ने वो चेक कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया और थोड़ा बहुत आपका जो पढ़ने के साथ साथ जो इशू होता है वो आपको समझ में आया कि क्या क्या इशू होता है।